शुक्रिया खुशबू जी, शुक्रिया इस आयोजन में, और जो बहुत ज़रूरी आयोजन है आज के लिहाज से। आप सब इतनी तादाद में आए हुए हैं। आज मैं अपनी बात शुरू करूंगा एक मेरी प्रिय कवित्री हैं जसिंटा किरकिट्टा की एक छोटी सी कविता से, कि जब मैंने अ से अनार लिखा, उन्होंने कहा आह कितना सुंदर। जब मैंने आ से आम लिखा तो उन्होंने आम के गुण गाए। जब अ से अधिकार लिखा वे भड़क गए। और आज दिल्ली के इस जिस परिसर में हम हैं, आजादी के अमृत काल के वक्त भी इस परिसर में आदिवासी समाज के इतिहास पर एक किताब लिखी जाए और उसका विमोचन हो और इतनी तादाद में लोग उसमें शामिल हों, ये वो नया इतिहास है जिसका इंतजार करते करते अमृत काल आ गया। इसके लिए मैं लेखक को बहुत बधाई देना चाहता हूं। और इस किताब के लिखने में जो हिम्मत जुटाई डॉक्टर जितेंद्र मीणा ने, और इस किताब को छापने में, प्रकाशित करने में अनबाउंड प्रकाशन ने जो हिम्मत दिखाई कि जिन्हें उपेक्षित तिरस्कृत किया जाए उन्हें वो मुख्य धारा में ले आएंगे, इतनी खूबसूरत किताब की शक्ल में ले आएंगे, और दिल्ली के इतने भद्र एलीट अंग्रेजी दां शहरी वर्चस्व वाली जगहों में उसका विमोचन कार्यक्रम कराएंगे। यह सब अपने आप में प्रतिरोध की एक श्रृंखला खड़ी करता है। इसके लिए मैं प्रकाशक अनबाउंड प्रकाशन के अलिंग जी को बहुत धन्यवाद देता हूं। और इस किताब को गौर से देखिएगा। इसका कवर पेज पीले और हरे रंगों के मेल से बना है। इसके मुख पृष्ठ पर भारत का नक्शा है और उस नक्शे के ऊपर आदिवासियों के प्रतीकात्मक चिन्हों के बीच लिखा हुआ है राष्ट्र निर्माण में आदिवासी। यानी ये कवर पेज ही दावा करता है कि ये मुल्क हमारा है, लेकिन जो इस देश, इस दुनिया के सबसे पहले मूल निवासी थे, उनके साथ सबसे बड़ा धोखा या साजिश किसी तलवार, बंदूक या तोप ने नहीं की। उसके साथ सबसे बड़ी साजिश कलम ने की, जिनके ऊपर यह हक था कि वो इतिहास में दर्ज करेंगे उन आदिवासियों के इतिहास को भी। उन्होंने धोखा किया, तो जो कलम ने धोखा किया उस धोखे का हिसाब करने के लिए आदिवासियों ने खुद अपने हाथ में कलम उठाई है। और जितेंद्र मीणा को मैं बहुत बधाई देता हूं कि उन्होंने इस तरह की शानदार कोशिश यहां पर की है। और इसमें जो आदिवासी लिखा हुआ है वो नीले रंग से लिखा हुआ है। और यहां संपादक आशीष जी हैं और प्रकाशक है। मैं आप सबका ध्यान इधर आकर्षित कराना चाहता हूं, और इसलिए आकर्षित करना चाहता हूं कि कुछ चीजें होती हैं। जैसे मैं बचपन में जब गाड़ी चलाना सीखा तो मैं ये नहीं बोलने वाला था कि मैं भी बचपन में आदिवासियों के बीच रहा करता था। मैं बिल्कुल उधर नहीं जा रहा हूं। मेरा तो आदिवासियों से जन्मों जन्मों का नाता है। ये वाक्य नहीं बोल रहा हूं, मैं एक किस्सा सुनाना चाह रहा था कि जब अपने से गाड़ी चलाना होता था अकेले, तो लगता था कि हमें अच्छी ड्राइविंग आती है, लेकिन जब कोई बहुत खास परिवार का बैठ जाता था तो हाथ कांपते थे। अब कोई अगर लेखक हो तो उसकी किताब पर बोलना आसान है, लेकिन लेखक से पहले कोई मित्र हो तो जोखिम भरा है कि भाई आप क्या बोलेंगे, संभल के बोलना। फिर भी मैं कुछ बातें इतिहास के थोड़े से पुराने पन्नों को उधेड़ते हुए, प्रोफेसर एन सुकुमार और प्रोफेसर मनोज झा यहां बैठे हुए हैं, प्रोफेसर सोना झरिया मिंज बैठी हुई हैं, मैं थोड़ा सा कुछ साल पहले पन्ना पलटना चाहता हूं। शायद दिसंबर या जनवरी का महीना था, साल 2018-19, और इस देश में 13 पॉइंट रोस्टर आया था। और इसलिए मैं कह रहा हूं इस मंच पर यह बात बोलनी चाहिए, क्योंकि ये सारे लोग जो मंच पर हैं वो सारे उस आंदोलन से जुड़े हुए हैं।
और उस समय पूरे देश में रोस्टर आंदोलन के खिलाफ जो अगुवाई थी वो दिल्ली विश्वविद्यालय ने की थी, उनमें हम लोग शुमार थे। लेकिन उसी बीच में जितेंद्र मीणा एक बार एक नया मुद्दा एक बैठक में ले आते हैं कि आदिवासियों के वन अधिकार अधिनियम से छेड़खानी हो रही है और उन्हें कागज दिखाने के लिए कहा जा रहा है कि अगर आपको यह साबित करना है कि वो जमीन जिस पर आप नहीं आपके पुरखे रहते आए हैं वो जमीन आपकी है, इसके लिए आपको कागज दिखाना पड़ेगा। हम लोग भी समझे कि यह कौन सा मुद्दा है, इस पर हम लोग क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। लेकिन जितेंद्र मीणा ने उसका पूरा शोध किया हुआ था और उसके बाद धीरे धीरे वो मुद्दा बना। और मुझे याद है जंतर मंतर पर एक बड़ा आंदोलन हुआ और उस समय देश में यह नारा लगा था कि भले जेल में जाएंगे हम कागज नहीं दिखाएंगे। लेकिन शाहीन बाग की वो दादियों ने जो नारा लगाया कि उस समय सीएनआरसी के नाम पर संविधान से जो छेड़खानी हो रही थी, तब लोगों को लगा कि ये सारा झगड़ा तो केवल मुसलमानों के खिलाफ है, हमारा नंबर तो आएगा नहीं। लेकिन जब आदिवासी समाज का पूरे देश में आंदोलन खड़ा हुआ कि आप जो कागज मांग रहे हो असल में आपका निशाना हमारी जमीन है और उस जमीन के नीचे जो खनिज संसाधन है जो हमारे हैं उसे आप छीनना चाहते हो। और उस समय मैं लेखक के बारे में बस थोड़ा सा परिचय देना चाह रहा हूं कि यह किताब भले बाद में आई, लेकिन लेखक ने आदिवासी मुद्दों पर बोलना, लिखना और लड़ना कई वर्ष पहले से शुरू कर दिया था। और कई ऐसे किस्से वो आते रहे जिसे हम लोग भी नहीं जानते थे। बाद के दिनों में तमाम लोग प्रोफेसर हैं। अब जैसे प्रोफेसर मनोज झा जी बैठे हुए हैं, संसद में मैंने एक वीडियो देखी कि ये दो लोग उधर से जा रहे हैं, सामने से कोई विपक्ष का सांसद आ रहा है तो अभिवादन की शैली में कर रहा है, गली गली में शोर है। अब आगे वाला नहीं बोलता हूं क्योंकि संसद के परिसर वाली बात है। तो ये माहौल है। कल को कोई आपका आरक्षण चुरा रहा था, आज कोई वोट चुरा रहा है, कल आपका जल, जंगल, जमीन, शिक्षा, अधिकार, हक सब कुछ चुरा लेगा अगर इस तरह की किताबें नहीं आएंगी तो, जो बताएंगी कि आपको किस चोरी से बचना है। और इसलिए इस किताब में जो भूमिका है उस भूमिका से अपनी बात प्रोफेसर एन सुकुमार ने एक इशारा कर दिया है जिसकी तरफ लेखक और प्रकाशक दोनों को ध्यान में रखना होगा कि अगर यह किताब हिंदी की बजाय अंग्रेजी में होती तो और जल्दी वो इस पूरी किताब को पढ़ लेते। और मैं उम्मीद करता हूं कि अगला कार्यक्रम अंग्रेजी संस्करण के साथ हो ताकि अंग्रेजी दान लोग भी आदिवासियों के इतिहास को पढ़ें और जानें। तो अब बहुत सारे प्रोफेसर लोग हैं, एक निकाला हुआ प्रोफेसर उनके बीच में बोल रहा है। निकालने के बाद अच्छा यह हुआ कि मौका मिला अपने देश, अपने संस्कृति, समाज के बीच जाने का। और मैं एक अपने ही वाकये से शुरू करता हूं, हालांकि अगले 10 मिनट में अपनी बात खत्म करूंगा। ओबीसी समाज का, पूर्वांचल का एक व्यक्ति जिसे बचपन के, जिसके चारों तरफ का माहौल क्या था, वो हमारी तरफ नारे लगाते थे, तब शाखाएं कम लगती थी लेकिन नारे तब भी लगा करते थे। और वो नारे लगा करते थे कि जपो निरंतर एक जबान, हिंदी हिंदू हिंदुस्तान, तबही सुधरे जन्म निदान, तबही भला करें भगवान। बचपन से सुनते थे हिंदी हिंदू हिंदुस्तान। यह अलग बात है कि एक देश के ऊपर एक भाषा थोपने वाले क्यों ये भूल जाते हैं कि इस देश में कदम कदम पर बदले पानी, चार कोस पर बानी। आदिवासी जिंदा कहां रहा? वो अपनी संस्कृति में जिंदा रहा, अपनी भाषा में, अपनी तहजीब में, अपनी परंपरा में जिंदा रहा। और वो आपकी एक रूपता में कहीं फिट नहीं बैठता है। उसकी अपनी संस्कृति, अपना अपना परंपरा है। अभी इसी 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस के दिन मैं मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के बॉर्डर इलाके में, सुदूर इलाका जहां एयरपोर्ट से उतर के भी आपको 5-6 घंटे, उधर से फोन आया तो मैंने कहा कि बहुत दूर है, मैं कैसे आ पाऊंगा। उन्होंने कहा सर, राजमार्गों और हवाई अड्डों के इतने करीब अगर आदिवासी रहते तो आज हाशिए पर नहीं रहा करते। उन तक पहुंचने के लिए आपको कई किलोमीटर ऐसी जगह जाना होगा जहां सड़कें अच्छी नहीं होंगी, जहां रास्ते अच्छे नहीं होंगे। फिर तुरंत कोई पलट कर कहेगा कि सड़क बनाने जाते हैं तो आप विरोध करते हैं। लेकिन सवाल यह पूछा जाएगा कि आप विकास का चेहरा दिखाकर विनाश उन पर थोपते हैं।
मैं गया वहां तो रास्ते में जहां जहां मौका मिला आदिवासी समाज के लोग स्वागत कर रहे थे। मैंने उस वीडियो को पोस्ट किया और प्रोफेसर मनोज इस बात को समझेंगे, क्योंकि जिस डिकास्ट होने की बात को हम लोग कहते हैं, आप सोचिए कि इस मंच पर अधिकांश लोग जब प्रोफेसर अंशु कुमार बोल रहे हैं या प्रोफेसर सोना झरिया मिंज बोल रही हैं या हम लोग, तो उसकी भी अपनी एक लोकेशन, एक पॉलिटिकल और सोशल लोकेशन है। और प्रोफेसर मनोज झा भी हैं जो लड़ाई सोशल जस्टिस की लड़ते हो। उन्होंने तिलक लगाया हल्दी का और चावल से, जो पीली हल्दी में लिपटे हुए चावल थे, उसको माथे पर ऐसे तिरछा लगाया, पीले गमछे को सर में बांधा और उस चावल से ऐसे छिड़काव किया। और उनकी थाली में एक दीपक था और उसके बगल में नारियल रखा हुआ था। मैं बड़ा संकोच के साथ इस वीडियो को फेसबुक पर या ट्विटर पर लगाना चाह रहा था कि लोग कहेंगे कि जिस मनुवादी संस्कृति का आप विरोध करते हैं आप उसी का पालन करने लगे। लेकिन फिर भी मैंने कहा कि जरा इसका एक टेस्ट करता हूं, जैसे मैं यहां एक टेस्ट करता हूं। दिल्ली के सबसे एलीट क्लब में यह बैठक हो रही है। झारखंड के एक सुदूर आदिवासी इलाके में जब मैं वहां गया तो वहां वो भी आदिवासी दिवस का कार्यक्रम था। उन्होंने पहले पूजा करने के लिए वहां मुझे बुलाया। मैंने कहा साहब इतने कैमरे लगे हुए हैं, वहां जाके पूजा करना है? हम लोग उस परंपरा के तो है नहीं कि पूजा करने में मूर्ति के पीछे पहले कैमरामैन खड़ा हो तब जाकर के आप साधना लीन हो। वो फोटो छपती है तो लगता है कि आप महान पुजारी हैं। और देश में ऐसे समय जब पुजारी और नेता का फर्क भी मिट गया हो। लेकिन उन्होंने कहा साहब ये वो पूजा नहीं है। और जितेंद्र मीणा ने अपनी किताब की भूमिका में वो बात लिखी है। आपको पता ही नहीं चला साहब कि उस जगह पर जब उन्होंने अभिवादन किया, बुढ़ाल पेन्ना सेवा सेवा, मैं यहां आपसे दावे से कहता हूं किसी को इसका अर्थ ही नहीं पता होगा। जो आदिवासी समाज के लोग हैं वो जानते होंगे। बिरसा मुंडा ना सेवा सेवा, तिलका मांझी ना सेवा सेवा। व्हाट इज द मीन ऑफ सेवा? हमें पता ही नहीं। जब मैं मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के आदिवासी इलाकों में गया तो वहां सेवा जोहार का नारा लगता है, 7 रंग का झंडा होता है और उस पर तीर बने होते हैं। उनके अपने देव होते हैं, वो उनकी परंपरा होती है। और उनकी पूजा प्रकृति की पूजा है। वो एक मटके में मिट्टी रख करके उसमें गेहूं को जब आरोपित करते हैं और जब पहला अंकुर फूटता है तो उसे अपना देव मानकर उसकी पूजा करते हैं। पीला उसी से, प्रकृति का रंग। इसीलिए ये बात भूल न जाऊं, इसलिए लेखक ने याद फिर दिला दिया है कि किताब का रंग पीला है। यह आदिवासी संस्कृति का द्योतक है। और इस बात को आपको गौर से समझना चाहिए। इस भारत नक्शे में मैं फिर से कह रहा हूं, एक बहुत बड़े लेखक ने एक बात कही कि 3 नक्शा भारत का उठाना। पहले नक्शे में जहां जहां जंगल हो उसको भर देना, दूसरे नक्शे में जहां जहां खनिज हो उसे भर देना, और तीसरे नक्शे में जहां आदिवासी हो उसे लिख देना। तीनों नक्शों को जब एक जगह करोगे तो वो कॉमन निकलेगा। यानी इस देश की जल जंगल जमीन को अगर किसी ने बचाया है तो वो आदिवासियों ने बचाया है। लेकिन विकास के नाम पर आप विनाश कर रहे हो आदिवासियों का भी और उस कुदरत का भी, जल जंगल जमीन का भी, जिसकी वो पूजा करते हैं। और इसलिए मैंने यह याद किया कि हम जिन पिछड़े समाज के ओबीसी, किसान, कृषक परिवारों के बीच से बचपन को याद करते हैं तो लगता है कि कृषि पूजा तो हमारे यहां भी हुआ करती थी। फसल बोई गई तब उसके फसल बोने के गीत हुआ करते थे। फसल काटी जाए तो उसके फसल काटने के बाद पहला बीज उसका एक आग में जलाकर उसे होला कहते थे। और बाद में कोई होलिका की कहानी आई और होला की कहानी पर बैठ गई। बाकी आप समझदार लोगों को इशारा काफी है। तो कैसे कैप्चर किया जाता है? और जितेंद्र मीणा ने अपनी किताब की भूमिका में यह बात बहुत साफ लिखी है कि इतिहास उन लोगों का कभी नहीं बनता जो अपने इतिहास को लिखते और दर्ज करते नहीं, और कमजोर लोगों का कोई इतिहास कभी कोई लिखता भी नहीं। इसलिए मैं जब उस पूरी परंपरा को देखा और फेसबुक के नीचे कमेंट को देखा तो सब लोग ये लिख रहे हैं कि भाई आप तो वही निकले, आप आरती करवा रहे हो, आप हल्दी और इसका वो। तब मुझे लगा कि इस देश में अभी पता ही नहीं लोगों को कि आदिवासियों की संस्कृति क्या है, और वैसे ही कृषक समाज की संस्कृति क्या है। कृषक समाज की परंपरा, हमारे यहां ओबीसी घरों में भी आप पुरानी परंपरा में जाएंगे तो पीले गमछे से स्वागत होता है। हल्दी और चावल और दूध उस शादी में सबसे पवित्र मान करके उसकी पूजा होती है।
तो कुदरत के बीच सबसे पहला रिश्ता उन्हीं लोगों का था जो जल जंगल जमीन से जुड़े थे। बीच में कोई बैठ गया जो बताने लगा कि हम वो ठेकेदार हैं जो आपकी पूजा को भी वैध और अवैध साबित करेंगे। और उन्हीं लोगों के हाथ में जब कलम आई, महात्मा ज्योतिबा फूले ने उन्हीं लोगों के लिए लिखा है कलम कसाई। बहुत कठिन शब्द है, चुभेगा। हम भी चाहते हैं कि चुभे, बहुत आसान चीजों से, फूल से इलाज होता भी नहीं। जी नहीं सकता तो जीने की तमन्ना छोड़ दे, बहते बहते रुक जाए वो दरिया छोड़ दे। फूल था मैं और मुझे कांटा बनाकर रख दिया, और अब कांटे से कहते हो कि चुभना छोड़ दे। तो हम तो चाहते हैं कि ये बातें आपको चुभें कि आपने इतिहास में किस तरह से चीजों को लिखा है। और हमारे भारत आदिवासी पार्टी के सांसद राजकुमार राज जी हमारे बीच में आए हैं। मैं चाहता हूं कि वो भी और ये मैं पूछना ही भूल गया था कि जोहार का मतलब क्या होता है, कितने लोगों को पता है। और मैं ये सवाल यहीं से उठाना चाहता कि सेवा जोहार का नारा क्यों लगता था, और जोहार का नारा और उलगुलान का नारा किसके लिए लगता है। यह बात प्रोफेसर जितेंद्र मीणा ने अपनी किताब में भूमिका में लिखी है। अगले 2-4 पॉइंट्स में अपनी बात खत्म करूंगा। पहली लाइन इस किताब की जरूर पढ़नी चाहिए। नर्मदा और सिंधु के किनारे बसी वे आदिवासी बस्तियां इस भारत की ऐतिहासिक विरासत हैं जिन्होंने इस महान सभ्यता को जन्म दिया। लेकिन गंगा को केंद्र में रख करके जिन्होंने भारत का स्वप्न देखा, उन्हें तो पता ही नहीं कि नर्मदा और सिंधु के किनारे आजकल क्या हुआ था और उस जमाने में क्या हुआ था। और मुझे याद आ रहा है जयपाल सिंह मुंडा का संविधान सभा में दिया हुआ वो भाषण कि हम 6000 साल से इस देश के मूल निवासी सिंधु घाटी सभ्यता के वारिस हैं, और आपको हमें लोकतंत्र सिखाना नहीं है, आपको लोकतंत्र हमसे सीखना होगा। इस किताब में भूमिका जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है, और इस भूमिका को बार बार पढ़ा जाना चाहिए। यह भूमिका आपको परिचित कराएगी जिन्हें पता ही नहीं कि जोहार, सेवा जोहार, उलगुलान आदिवासी संस्कृति, आदिवासियों की परंपरा और वर्तमान में आदिवासियों के साथ कितने तरह का अन्याय हो रहा है। इस किताब की भूमिका में वो सारी बातें लिखी हुई हैं। और कानून के नाम पर किन लोगों ने जब कानून बनाया तो वो कानून विरासत, अस्तित्व और सांस्कृतिक और आर्थिक आधार के खिलाफ चला गया, और फिर आंकड़ों के साथ यह दावा करती है कि एक समय जब जंगल को निजी संपत्ति घोषित किया गया तो आदिवासियों के ऊपर किस तरह का जुल्म हुआ। इसलिए भी इस किताब को जरूर पढ़ा जाना चाहिए। भारत में क्रिमिनल ट्राइब एक्ट का कानूनी आधार आवारागर्दी अधिनियम और आदतन अपराधी अधिनियम में निहित है। आवारागर्दी अधिनियम पता ही नहीं होगा। आजकल कल पार्लियामेंट में हमारे राजकुमार भाई बैठे हुए हैं, एक बिल आ रहा है, ऐसे मौके पर आ रहा है जब जो सबसे जरूरी बिल है उस पर चर्चा नहीं हो रही, नारे लगा के सबकी परीक्षा ली जा रही है। लेकिन वो बिल लाया जा रहा है कि 30 दिन में, अभी उलाका साहब बोल के गए, मैं उसका भी एक थोड़ा सा जवाब देना चाहूंगा कि वो बिल लाया जा रहा है 30 दिन अगर कोई जेल में रहा तो उसके बाद 31वें दिन उसका पद और कुर्सी सब चली जाएगी। और विपक्ष के एक नेता ने पूछ दिया कि चक्की पीसिंग वाला नारा जिसके लिए दिए थे उसको डिप्टी सीएम बनाए बैठे हो। तो वो जो क्रिमिनल ट्राइब, और आपको पढ़ना चाहिए डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर और जयपाल सिंह मुंडा के बीच संविधान सभा की बहस को। और उस समय मैं एक रेफरेंस आपके लिए ले आया हूं क्योंकि इससे अच्छा मंच उस बौद्धिक बहस को लोगों के बीच ले जाने का नहीं है। यह बात बिल्कुल दुरुस्त है कि आदिवासी समाज बिल्कुल मुख्तलिफ है, बिल्कुल अलहदा है। उसे शेड्यूल कास्ट के साथ जोड़ करके दोनों की लोकेशन अलग अलग थी, वो अछूत थे। न ओबीसी में कोई अछूत था और न आदिवासी में कोई अछूत है। आदिवासी को अछूत होने का मतलब ही नहीं। वर्ण सिस्टम जब आरोपित आप करते हैं, और इस किताब को इसलिए भी पढ़ा जाना चाहिए कि इसमें राजा शंकर शाह और रघुनाथ शाह, उनके बारे में बाकायदे एक अध्याय लिखा हुआ है, और वो राजा हैं। छत्तीसगढ़ के इलाके में राजा वीर नारायण सिंह है, वो राजा हैं। गोंडवाना में रानी दुर्गावती हैं, वो रानी हैं। भीलवाड़ा राजकुमार रोज जी उसका पूरा आंदोलन चला रहे हैं कि भीलों का अपना एक पूरा राज्य बने, क्योंकि वहां के वो राजा रहे हैं। अगर वर्ण व्यवस्था में आदिवासी, दलित, पिछड़े
सब शूद्र थे तो उनके बीच से राजा कैसे पैदा हुए? सम्राट अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य, देवगिरी के यादव, गुर्जर पाल प्रतिहार वंश, चोल से लेकर के गोंडवाना भीलवाड़ा, इसका मतलब कि वाणा सिस्टम न तो आदिवासी पर कभी फिट बैठता है, न दलित पर, न ओबीसी पर। वो एक आरोपित व्यवस्था है जिससे आप अपनी संस्कृति को भूल जाओ और एक व्यक्ति, एक ग्रंथ, एक संस्कृति, एक नेता, एक झंडा और एक ही सब कुछ के रंग में रंग दिया जाए। इसलिए भी इस किताब को पढ़ा जाना चाहिए। इसलिए उलाका जी जब ये बोल रहे थे कि नुकसान हुआ, मैं वहां पर देख रहा हूं कि जब 1949 में बाबा साहब अंबेडकर ने एक प्रस्ताव लाया था और तारीख के साथ इसको देखना चाहिए। 1947 से 1949 के बीच एडवाइजरी कमेटी जो आदिवासी लोगों के साथ बनी थी, जितेंद्र मीणा ने बाकायदे अपनी भूमिका में लिखा है कि केवल 7.5, 8, 9% जिसकी आबादी हो उसकी केवल 16 लोग संविधान सभा में थे। तो जब नया भारत बनाया जा रहा था तो आदिवासी कहां थे और उस संविधान सभा की बहस में कहां है वो? उसके बाद उन्होंने कहा कि वो मांग ये कर रहे थे कि जो राज्य जहां आदिवासी ज्यादा हैं उन राज्यों में उनको विशेष अधिकार मिलना चाहिए। मांगा उन्होंने अधिकार और मिला केवल आरक्षण। मुझे लगता है आदिवासी समाज की यह दिक्कत रही है और इसलिए भी वो लड़ते हैं। लेकिन डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर ने 11 मई 1949 को अल्पसंख्यक राजनीतिक संरक्षण पर एडवाइजरी कमेटी और उसके बाद 24 अगस्त 1949 को ड्राफ्ट आर्टिकल 294 जो बाद में कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 332 में आता है, पूरे देश में जैसे शेड्यूल कास्ट को रिजर्वेशन मिला वैसे ही शेड्यूल ट्राइब को भी नहीं वो चीज मिल पा रही है जो वो चाहते हैं, तो कम से कम रिजर्वेशन तो मिले। यह काम उस एकता को दिखाता है जो उस बहुजन आइडेंटिटी पॉलिटिक्स को जोड़ती है। अलग होने के सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक कई कारण हैं, लेकिन जोड़ने के जहां जहां इतिहास हैं उस इतिहास को पढ़ना चाहिए। अब मैं आखिर में एक दो बातें कह के अपनी बात को खत्म करूंगा, उसके बाद दो वक्ता हैं उनको अपनी बात को पढ़ना है, सुनेंगे आप। एलिवेशन ऑफ कास्ट में बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर लिखते हैं कि इतिहास गवाह है कि भारत के इतिहासकारों ने दलितों और आदिवासियों की भूमिका को मिटा दिया है। जब तक यह देश अपने असली निर्माताओं की पहचान नहीं कर लेता तब तक वह न्यायपूर्ण राष्ट्र नहीं बन सकता। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया मार्क्स, गांधी और समाजवाद किताब में 1960 में लिखते हैं कि भारत में असली लोकतंत्र तभी आएगा जब सबसे गरीब, सबसे उपेक्षित और सबसे पिछड़े आदमी की जिंदगी बदलाव आएगा, जब आदिवासी, दलित, स्त्री उनकी आवाज संसद में गूंजेगी, तभी भारत का स्वराज पैदा होगा। और आज जब राजकुमार रोत जैसे सांसद सदन में खड़े होकर के बोलते हैं तब लगता है देखिए आदिवासी की लड़ाई आदिवासी ही लड़ेगा, वही बोल सकता है, बाकी आप उनके साथ, उनके पीछे खड़े होकर के आप साथ दीजिए, उसका नेता नहीं बनना है। इसलिए आज जो बात राजकुमार रोत बोल रहे इससे पहले क्यों नहीं बोली गई? महाश्वेता देवी ने अरण्येर अधिकार में 1977 में लिखा कि भारत का इतिहास लिखने वाले हमेशा महलों और दरबारों के इतिहासकार रहे, महलों और दरबारों के इतिहासकार रहे। जंगलों और पहाड़ों में लड़ी गई असली लड़ाइयों को उन्होंने कभी जगह नहीं दी। आदिवासी इतिहास इसलिए जिंदा है क्योंकि वह लोगों की यादों और संघर्षों में जिंदा, और उन यादों, संघर्षों से इस किताब ने एक भूमिका निभाई है। ये भूमिका जब जितेंद्र मीणा लिखते हैं तो यह दावा कतई नहीं करते कि आदिवासियों के ऊपर कोई पहली किताब मैं लिख रहा हूं। इसके पहले बहुत सारी किताबें लिखी गई हैं, बहुत सारे काम हुए हैं। जितेंद्र मीणा यह दावा कर रहे हैं कि जिन नायकों को उपेक्षित कर दिया गया, हम उन नायकों की भी बात आपको बताना चाहते हैं। छत्तीसगढ़, नॉर्थ ईस्ट से लेकर के राजस्थान, गुजरात के भी इसमें नायक शामिल हैं, इसलिए भी इस किताब को पढ़ना चाहिए। एक कोटेशन, एक दो बस पढ़ के मैं अपनी बात खत्म करूंगा। हालांकि पेज नंबर 33 पर इन्होंने वनवासी वाले संकट के ऊपर भी इशारा किया है कि कुछ लोग आदिवासियों को वनवासी कहकर के अपनी संस्कृति भी थोप रहे हैं, जबकि आदिवासी संस्कृति का उनसे मेल नहीं है। आपको जानकारी होनी चाहिए कि झारखंड में विधानसभा ने यह बिल पारित किया कि अब की जब जनगणना हो तो धर्म के कॉलम में हमारा अपना धर्म भी लिखा होना चाहिए।
जब उनका धर्म अलग, उनके देवी देवता अलग, उनकी संस्कृति अलग, तो उनके ऊपर आप एक धर्म, एक भाषा, एक नेता क्यों थोपेंगे? और इस बात को इस किताब में जरूर लिखा गया। और इस किताब को, बाकी नायकों पर वक्त कम है इसलिए छोड़ देता हूं, इसके आखिरी पन्ने पर भारत के आदिवासी विद्रोह करके एक सूची दी गई है। जो क्लेम है यह किताब कि भारत राष्ट्र के निर्माता हम हैं, जिसे इनकैर्नेशन लिखने वाले सुनील खिलनानी बिरसा मुंडा से आगे नहीं बढ़ा पाए, जिसे मेकर्स ऑफ मॉडर्न इंडिया लिखने वाले लेखक उसको भी नहीं देख पाए। अब जब उनके हाथ में कलम आई तो उन्होंने बताया कि इस देश में अंग्रेजों के खिलाफ सबसे पुरानी और सबसे लंबी लड़ाई लड़ने का काम इस देश के आदिवासियों ने किया है। साल 1776 से यह लड़ाई शुरू हुई है और लगभग 1963 तक ये लड़ाई लड़ी गई, और मैं तो कहूंगा कि 2025 में भी वो लड़ाई जारी है। लेकिन इस बात को वो कतई नहीं समझ पाएंगे जो एनसीईआरटी के सिलेबस से मुगलों को निकालकर या अकबर को और बुरा पेश करके एक नया भारत बनाने की कोशिश में इस कदर लगे हुए हैं कि एक तरफ शिक्षा बर्बाद हो, लेकिन जितनी बची रहे वो भी हमारे मुताबिक पढ़ी जाए। ऐसे वक्त में क्या उन्हें चिंता है आदिवासियों के इतिहास लेखन की? और अंग्रेजों के खिलाफ अब कौन लड़ाई नहीं लिया? लाल किले की प्राचीर से जिस संगठन का नाम लिया जा रहा है, वो संगठन का इतिहास ही अंग्रेजों का साथ देने का रहा हो। ऐलान है 2025 में कि अगर आपको संविधान और लोकतंत्र को बचाना है, इस तरह की किताबों को बचाना है, तो उस कर्ज को चुकाना होगा जो हमारे पुरखों ने हमें सौंपा है। मिर्जा गालिब का एक शेर है कि दर्द मिन्नत कशे दवा न हुआ, मैं न अच्छा हुआ बुरा न हुआ, जान दी हुई उसी की थी, हक तो यूं है कि हक अदा न हुआ। हमारे ऊपर हमारे उन पुरखों का हक है कर्ज की तरह। डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर, जयपाल सिंह मुंडा, बिरसा मुंडा से लेकर राम मनोहर लोहिया, भगत सिंह, तमाम लोगों का कर्ज है। इस किताब के जरिए उस कर्ज को पढ़ते हुए हमें लंबी लड़ाई के लिए अपने को तैयार करना होगा। मैं फिर से लेखक जितेंद्र मीणा को, प्रकाशक को और आप तमाम लोगों को धन्यवाद देता हूं कि ऐसे जगह पर हमने इस भूमिका निभाई। बहुत बहुत धन्यवाद। ડિસિઝન ન્યૂઝના બીજા વિડીયો જોવા માટે ચેનલ સબસ્ક્રાઇબ કરો અને બેલ આઇકન બટન પર જઈ ક્લિક કરો। સ્વતંત્ર અને આઝાદ પત્રકારત્વની મદદ કરવા નીચે આપેલા થેન્ક્સ બટન પર જઈ ક્લિક કરો। મદદની કિંમત નિશ્ચિત કરો અને ડિસિઝન ન્યૂઝની આ સફરમાં અમારા સાથી બનો।